अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज इसराइल और गाजा के लिए सीज फायर का ऐलान किया है। और उसने ये ऐलान इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। एक ये 20 निकाती प्रोग्राम पेश किया है कि इन शराइत पे 72 घंटे के अंदर गाजा में सीज फायर हो जाएगा और इसराइल हमले बंद कर देगा, जिसके जो नुकात हैं उनकी तफसील तो हमारे साथ तारिक लोधी साहब हैं, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो बयान करेंगे। लेकिन तीन मेन चीज़ें तो हैं कि जंग बंदी की जाए यानी सीज फायर हो, और डीमिलिटराइज किया जाए यानी हमास जो है डी आर्म हो, डिसआर्म हो, और साथ ये कि जो हॉस्टेजेस हैं उनको रिलीज कर दिया जाए। तो कुछ लोगों में मुख्तलिफ किस्म के इसके ऊपर शुबहात पैदा होने शुरू हो गए हैं। कुछ इसको वेलकम कर रहे हैं, कुछ इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ इस बात पे खुश हैं कि जो बर्बरियत का एक तूफान मचा हुआ था, जो बेबस फलस्तीनी थे जिन पे बम्बार्डमेंट और कत्लो गारत और 60,000 से जायद मासूम लोग, जिसमें 18-20 हज़ार बच्चे हैं, शहीद हो चुके। तो चलें, ये एक उसका एंड नजर आना शुरू हुआ है सामने। क्योंकि जिस तरह ये जंग जारी थी और उसको रोकने वाला, इसराइल को रोकने वाला कोई नहीं था, तो ये कम से कम एक ऐसी चीज पैदा हुई है जिससे एक उम्मीद पैदा हुई है कि अगर हमास इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर ये सीज फायर हो सकता है। तो लोधी साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ। ये आपके ख्याल में एक जो नकात है, उसके इम्पोर्टेंट जो नुक्ते हैं, उन पे आपका क्या ख्याल है, वो आप बयान कर दें अगर, ताकि इस बहस से पहले जो नुकात हैं उनको देखा जाए कि वो कितने पॉजिटिव हैं और कितने बेहतर हैं फलस्तीनियों के लिए और उस रीजन के लिए भी। डॉक्टर साहब, ये जो एग्रीमेंट का ऐलान हुआ है, सीज फायर के ऐलान किया गया है, ये उस वक्त नाफिजुल अमल होगा जब हमास और इसराइल दोनों इसके ऊपर बाज़ाब्ता अपनी रजामंदी का इजहार करेंगे। इसराइल ने रजामंदी का इजहार करना है बाकायदा ऐलान करके, जो कि और मैं समझता हूँ कि उसकी अपनी असेंबली के अप्रूवल के बाद या कैबिनेट के अप्रूवल के बाद होगा। दूसरी साइड पे हमास जो है वो कतर के थ्रू इस चीज़ को एग्री करेगी। उसके बाद से इनका क्लॉक वर्क शुरू होगा, जिसमें जो बुनियादी नकात हैं कि वो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे ही ये सीज फायर का ये एग्रीमेंट का ऐलान होता है, क्लॉक शुरू हो जाएगा और 72 घंटे के अंदर उन्होंने जो जो हमास के पास कहा जाता है कि 20 होस्टेजेस हैं, वो जिंदा उनको वापस लौटाएंगे, और 72 और उसमें से 28 जो हैं जिनकी जो फौत हो चुके हैं, उनके रिमेन्स जो हैं वो लौटाएंगे। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले एक मैं रिपोर्ट देख रहा था जिसमें हमास ने कोई इशारा दिया था कि गालिबन दो उनमें से जो जिंदा लोग थे उन वो ट्रैक नहीं हो रहे, जिससे मैं ये समझता हूँ कि वो इस एग्रीमेंट की जानिब थोड़ा सा उनका झुकाव है। नहीं उसके तो बाद उससे पहले ये, यानी ये जो हॉस्टेज का एक्सचेंज है, उससे पहले विड्रॉ नहीं करेगा इसराइल अपनी फोर्सेस को बैक ये टू इसराइल? ये चीजें साइमल्टेनियस होंगी। जैसे ही वो उसके बारे में फैसला करेंगे, सीज फायर जब वो एक्सेप्ट करेंगे, तो इसराइल उस वक्त सीज फायर को एक बाकायदा तौर पे शक्ल देगा। ना वो अपनी वो बैटल लाइंस को आगे बढ़ाएगा, फ्रीज करेगा और फायर नहीं करेगा, और बतदरीज वो उसके गजा से निकलने की तैयारी करेगा और शुरू हो जाएगा। 72 घंटे के ये अंदर जैसे ही वो हैंड ओवर होंगे, वो वहां से निकल के उसके गजा के बाहर चला जाएगा। और उसके साथ साथ 250 फलस्तीनी जो हैं, जो इनको सजाए मौत या जिनको उम्र कैद हुई हुई है उनके इजरायली जेलों में, उनको रिहा किया जाएगा। इसके साथ साथ और जो 1700 के करीब फलस्तीनी जो 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इनकी डिटेंशन में हैं, तहवील में हैं, उनको भी रिहा किया जाएगा। और उसके अलावा इसराइल जो है
उनके 15 उनके पास इनके रिमेन्स हैं जो गजा के लोग फौत हुए हैं, वो भी लौटा देगा। उसके बाद इसमें इस दौरान अब इसराइल जो है वो पार्शियली विड्रॉ करेगा और सीज फायर को इम्प्लीमेंट करेगा। जब चीजें मुकम्मल हो जाएंगे तो वो मजीद पीछे हट जाएगा। एक उन्होंने और इंटरनेशनल हमास, फोर्स का भी कहा ना कि इंटरनेशनल फोर्स वहां जी पे। जी जी, हमास को, उसका मैं आता हूँ, हमास को उन्होंने जो वो जो उनकी ख्वाहिश है वो ये चीज़ें, इसके साथ साथ हमास अपना ऐलान करेगी कि वो अपने, या तो सरेंडर सरेंडर का लफ्ज यूज नहीं किया गया, वो रिनाउंस करेगी अपनी अस्करियत को और रेजिस्टेंस को। और उनमें से अगर कुछ उनमें से जो जंगजू हैं वो अपनी मर्जी से हमास को वहां से फलस्तीन को गजा को छोड़ के जाना चाहेंगे तो उनको सेफ पैसेज दे दिया जाएगा। ठीक। अब इसके बाद साथ ही वहां पे जैसे ये चीज होगी तो एक सेंट्रल एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप, जो उन्होंने कहा है कि वो बनाएंगे, जिसका बोर्ड ऑफ पीस इसका नाम दिया है, जिसके सरबराह जनाब ट्रंप साहब और टोनी ब्लेयर साहब होंगे। और टोनी ब्लेयर साहब की उसकी उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ गजा इंटरनेशनल ट्रांजिशनल अथॉरिटी कायम की जाएगी, जिसका मुखफ़िफ है गीता, GITA। तो वो गीता जो है वो उसकी टोनी ब्लेयर साहब उसको हेड करेंगे। उसके साथ हेडक्वार्टर इनिशियली इजिप्ट में होगा। उसके अंदर UN ऑफिशियल्स होंगे, इजिप्शियन बिजनेसमैन होंगे, मुस्लिम मेंबर्स होंगे, 5 उसके कमिश्नर्स होंगे जो कि ह्यूमैनिटेरियन, रिकंस्ट्रक्शन, लेजिस्लेशन, सिक्योरिटी की ओवरसाइट करेंगे और कोऑर्डिनेशन करेंगे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के साथ। और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वुड बी द गवर्नमेंट इन वेटिंग, जो सब्सिक्वेंटली आके तो इसके ऊपर वो हुकूमत के लिए तैयार होगी कुछ अरसे के बाद। और उनके बजट्स भी मुतखसिस किए, इंडिकेट किए हैं उन्होंने। मगर उसके बाद मल्टीनेशनल फोर्सेस जो हैं उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा, जिनके जिम्मे सिक्योरिटी, बॉर्डर क्रॉसिंग्स, कोस्टल एरियाज की हिफाजत वगैरह उनके साथ होगी, उनके जिम्मेदारी होगी। और ये इसके अंदर बहुत सारे ममालिक के उम्मीद है कि जो वो शामिल होंगे, इजिप्ट होगा और ये भी उम्मीद है कि पाकिस्तान इसमें शामिल होगा। ये ठीक इसके है। चीदा चीदा नुक्ते ठीक थे। ठीक है। तो ये वैसे तो इस लिहाज से तो खुश आइंद है कि जो 2 साल से 7 अक्टूबर 2023 से जो वन साइडेड कत्लो गारत जारी है उसका एक इख्तिताम हो जाएगा, चाहे वो कुछ अरसे के लिए हो। तो इस लिहाज से तो खुश आइंद है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जी ये अगर हमास डिसआर्म हो जाए, डीमिलिटराइज कर दिया जाए, कोई वेपन ना हो, फिर तो इसराइल जब चाहेगा दे विल रन इनटू या रन ओवर गाजा। उसकी जी, क्या इसी वास्ते गारंटीज हैं जी? देखिए अभी क्योंकि इसराइल तो इंटरनेशनल रूल्स को, लॉज को मानता नहीं है। अब नेतन्याहू को ही हैज बीन डिक्लेयर्ड वॉर क्रिमिनल बाय ICJ और वो दंदनाता फिर रहा है। कोई और हो तो उसको अब तक अरेस्ट हो गया होता। तो इसकी क्या गारंटी है कि ये इस तरह डिसआर्म करके मारेंगे नहीं उनको? देखिए उसमें आपकी बात ये दुरुस्त है, उनकी, मगर चूंकि वहां पे मौजूदगी है और ये इसके गारंटर्स अमेरिका गारंटी कर रहा है, और इसके साथ साथ वहां पे जो फोर्सेस हैं वो डिप्लॉयड होंगे, तो इसके इम्कानात बहुत कम है कि इसराइल किसी और इस तरह की शरारत करेगा। इसके साथ साथ ये भी देखिए कि जिस वक्त अभी इसी मौके के ऊपर इसराइल ने बाकायदा उससे माजरत की है कतर। कतर से, और कतर ने उसकी माजरत एक्सेप्ट की है ताकि ये प्रोसेस ऑन ट्रैक किया जाए। ठीक। इस वक्त बुनियादी तौर पे जो गजा है वो एक खंडर बन चुका है, और उसके अवाम जो हैं वहाँ पे कहत की हालत में हैं। और उनकी इस वक्त शिद्दत से वो लोग इस मजबूरी की हालत में हैं कि उनको ज़रूरत है कि किसी ना किसी तरह ये जंग वो रोकी जाए और उनको जो सहूलियात हैं और जो उनकी रिलीफ है वो उन तक पहुंचाया जाए। तो पहला कदम तो वो है। और अमूमी तौर पे आप ये देखिए कि अब तक जितने भी मुआहदे अभी तक ये पिछले इस साल के अंदर अमेरिका ने पीस के वो किए हैं, वो अभी बड़े स्लोली अब प्रोग्रेस कर रहे हैं।
मगर मैं ये समझता हूँ कि ये जो अचीवमेंट है और इसके अंदर जो पाकिस्तान का किरदार है और पाकिस्तान की बीइंग एक एटमी इस्लामी एटमी कुव्वत और एक लीडिंग इस्लामिक फोर्स होने के साथ साथ उसकी जो रोल उसने अदा किया और जो इंटरेक्टिव रोल अदा किया, उसमें कम से कम आपको मुकम्मल नहीं तो कुछ तो आपको शुरुआत के ऊपर आपका हाथ पड़ा है। बिल्कुल ठीक अब है। आपकी जो शुनीद है वो ये है कि पाकिस्तानी अफवाज जो हैं वो फ़लस्तीन में जाके उधर की हिफाजत करेंगे, ठीक है। और इससे शायद वो वक्त भी दूर ना हो जब वहाँ पे आज़ाद फ़लस्तीन रियासत का क़याम हो। ठीक गो है। के इस एग्रीमेंट के अंदर उसके बारे में कोई वाज़ेह तौर पे खद खाल वाज़ेह नहीं किए गए। ठीक है। मगर चूंकि जिस तरह लोगों ने, जिस तरह अरब ममालिक, मुस्लिम ममालिक ने, सब ने मिल के इस चीज़ के ऊपर अपना एक कंसेंसस इजहार का इजहार किया है, उससे ये तक़वियत मिलती है कि वो दूर कहीं ये इस चीज़ का भी बड़ा कवी इम्कान है कि उनको नया एक स्टेटहुड मिल जाएगा। जी, ये जो एक, इससे अलावा मैं ये पूछना चाहूँगा, चूंकि वहाँ पे सबसे बड़ा तो इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वहाँ पे। स्टारवेशन हो रही है, बच्चे मर रहे हैं, ना उनको दवाई मिल रही है, ना एक फ्लोटिला भी जा रहा है जो 55 बोट्स हैं मुख्तलिफ जमा होके, वो भी उधर पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब उनको वहां पे लैंड करने की इजाजत हो जाएगी अगर ये एग्रीमेंट पे जी हाँ, इस एग्रीमेंट के साथ बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। क्योंकि एड का भी उन्होंने कहा कि एड फुल फ्लेज वहां पहुंच जाएगी। जी, उन्होंने कहा है कि फुल फ्लड एज जो है, जो कि जनवरी में एग्री जिस तरह उनके मुताबिक किया गया था, उसी हिसाब से वहां पे पहुंचाने का मुकम्मल बंदोबस्त कर दिया जाएगा। और वो एड जो है वो एक इंडिपेंडेंट उनके सामने फ़लस्तीनियों की शमूलियत के साथ उसकी तकसीम वगैरह की जाएगी। अच्छा, ये जो अभी रिसेंट दौरा हुआ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का और साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, उसमें भी काफी पेशरफ्त हुई इस बात पे। तो बहुत क्रेडिट इनको भी जाता है कि इन्होंने इसमें अपना रोल प्ले किया और कन्विंस किया डोनाल्ड ट्रंप को कि इस तरफ फोकस करना चाहिए। तो आपके ख्याल में ये, चूंकि जो प्रेस रिलीज है उसमें तो मैंने ऐसी कोई चीज नहीं देखी कि इसके जवाब में कोई इसराइल को रिकग्नाइज किया जाए या ऐसी चीज, इसका कोई कहीं पे जिक्र नहीं है। तो मेरा ख्याल है उस लिहाज से तो एक विन विन सिचुएशन है ये। देखिए, ये एक स्ट्रेटेजिक मामला है। पहली चीज तो ये कि पाकिस्तान ने अपनी कदर मनवाई, और इसकी कहानी शुरू होती है जब हिंदुस्तान ने इसराइल के साथ मिलके हम पे हमला करने की कोशिश की और उसको मायूस होना पड़ा। उसके साथ आप वर्ल्ड स्टेज के ऊपर एक बाकायदा एक लीडर के तौर पे उभरे, जो कि इस काबिल था कि उसको क़यादत के अंदर वो हाथ डाले और उसको क़यादत सौंपी जाए। उसके बाद दूसरा मरहला उस वक्त आया जब ईरान की जंग हुई और उसके अंदर पाकिस्तान ने अपना एक तामीरी किरदार प्ले किया। तीसरा मरहला उसके अंदर बदतदरीज आप आगे बढ़ते रहे और आपकी जो खिदमात थी और जो आपकी रिकग्निशन थी और जो आपकी सियासी और फौजी क़यादत की जो मजमूई तौर के ऊपर जो उनकी साइनर्जीज और उसके साथ जो उनकी लीडरशिप थी, वो उसके जौहर नुमाया हुए। बिल्कुल। उसी बिना पे वो आगे बढ़ते हुए फिर जिस वक्त उसके बाद फिर इनका अमेरिका का विजिट और उसके बाद वहाँ पे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से उनके रेफरेंस से बातचीत, और आपको एक नया एक जज्बा, आपकी एक नई कदर, आपकी एक नई रिकग्निशन सामने आई, आपकी मेहनत बरूए कार हुई। और फिर जिस वक्त ये कतर वाला इंसिडेंट हुआ तो उसमें आपका किरदार इंतहाई काबिल तहसीन रहा। और उसके साथ साथ आपने जिस वक्त सऊदी अरब के साथ मुआहदा किया, एग्रीमेंट किया, तो वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था जिसमें आपकी अरब दुनिया के अंदर भी एक आपने अपनी सलाहियत के, अपनी क़यादत के और अपनी अहमियत के झंडे गाड़ दिए। ठीक है। इस चीज़ की इस वजह से मैं समझता हूँ कि इनकी बड़ी ग्रां कदर खिदमात हैं और इनको यकीनन ये डिज़र्व करते हैं इसके
इसकी इस अमल के अंदर आगे बढ़ने के जो क्रेडिट है उसमें इनका बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, अभी ये कहा जा रहा है कि हमास बॉल इज नाउ इन द कोर्ट, हमास कोर्ट। वो रिस्पॉन्ड करेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे तो फिर ये अमल में आएगा। आपके ख्याल में जब इन मुस्लिम ममालिक जो हैं जिन्होंने ये बात की है, पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया, यूएई और बाकी कतर, इन्होंने कंसल्ट तो किया होगा हमास लीडरशिप को कि इस नहज पे, इन इस ट्रैक पे बात हो रही है, तो उन्होंने कोई ना कोई नोट तो दी होगी। वरना तो अगर उनसे बात ना की हो तो फिर तो ये तमाम चीजें जो है वो बेअसर रह जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि सब कुछ करने के बाद हमास ने किसी हद तक तो कुछ अप्रूवल दी होगी, अगरचे अभी तक उनका टेंजिबल जवाब नहीं आया। और देखिए आपके उन ख्याल में बाहर क्या लगता है कि वो उसको देखिए ओबे हमास करेंगे? का जहां तक ताल्लुक है, इस वक्त वो इंतहाई मुश्किल सिचुएशन में है। एक जानिब से वहाँ के अवाम जो हैं वो इंतहाई मुश्किलात से दो चार हैं, गजा के लोग। दूसरी जानिब इनके पास कोई ऐसी क्लियर किसी की विक्ट्री नहीं है। बज़ाहिर इसराइल ने उनको काफ़ी क्रश किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड इन टर्म्स ऑफ अटैक्स। गो के उनके उनका वलवला अभी वो लगता है कि वो बहुत बरकरार है। हाँ, मोराल मगर कायम है किसी उनका। न जी, मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि देवर प्रिपेयर्ड, कि जो अमेरिका का पहला प्रपोजल था उसको फाइनल करने के लिए ही वो लोग इकट्ठे हो रहे थे जब इसराइल ने हमला करके उस प्रपोजल को सबोताज किया था। हम्म। तो वो बुनियादी तौर पे वो रजामंद हैं, तैयार हैं गुफ्त शनीद करने के। मगर गुफ्त शनीद के अंदर जो उनकी जो कंडीशंस हैं उनके ऊपर थोड़ी बहुत बहस मुबाहिसा ज़रूर होगा, और उसमें भी उनकी कुछ रिजर्वेशंस होगी जो कि कतर और इसराइल और इजिप्ट की ताउन के साथ उन चीज़ों को वो किसी ना किसी तरह बहुत कभी इम्कान है कि वो मैनेज कर लेंगे। तो तो आप ये समझते हैं कि हमास जो एक किस्म की, जिस तरह आईटीएफ है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस, हमास एक किस्म की पीडीएफ है, पैलेस्टीनियन डिफेंस फोर्सेस, तो वो डिफेंस फोर्स अपने आप को डिसआर्म होने देगी फुली? देखिए ये अब उनकी चॉइस जो है बड़ी बेहदूद हो चुकी है। क्या वो, अगर फर्ज कीजिए मैं आप एक थोड़ा आउटसाइड द बॉक्स में बात करता हूं, क्या वो इनडेफिनेटली इस चीज के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं? इसराइल भी नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकते। मगर सबसे बड़ा मसला ये है कि वहां पे 60,000 पीपल हैव बीन किल्ड। वहां पे एक कहत की सी कैफियत है। उस जो इसराइल ने उनके गिर्द जो हिसार कायम किया है उसको वो तोड़ने में अभी नाकाम रहे हैं। अभी इस चीज के लिए उन्हें अपने अवाम की तरफ भी देखना होगा, उन्हें उसके लिए भी ख्याल करना होगा। इस चीज में देखिए उनको हथियार फेंकने में, उसमें मैं एक ऐसे जैसे मैंने कहा आउटसाइड द बॉक्स मैं देख के का बात कर रहा हूँ। अगर वो हथियार अपने फेंकने का या अपने इसकी उस ये बल्कि जरा ज्यादा सख्त लफ्ज है, अगर वो रिनाउंस करते हैं रेजिस्टेंस को, तो उनके लिए पॉलिटिकल साइड के रास्ता तो बंद नहीं हुआ। और उनके लिए वो दे कैन रिट्रीट इन वन बैटल एंड फाइट द बैटल ऑन अनदर फ्रंट, अनदर द वॉर ऑन द कंटिन्यू द वॉर ऑन अनदर फ्रंट। तो वो वाली जो सिचुएशन है उस एनोलॉजी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरे जो उनके दोस्त ममालिक हैं, जो जो उनकी सबसे बड़ी, जो अगर आप समझें कि जो जिसमें इसराइल मुखालिफ उनका सपोर्टर्स रहे, वो ईरान रहा। ईरान भी इस वक्त थोड़ी मुश्किलात में है, उसके ऊपर भी पाबंदियां रिसेंटली कल ही आयद की गई हैं दोबारा से। वो भी इस पोजीशन में नहीं है कि सरेदस्त उनकी फौरी तौर पे खुलेआम मदद कर सके। तो ईरान तो इस ये तमाम अनासर के अंदर उनको मजबूरी में उनको 100% नहीं 50% के ऊपर एग्री करना पड़ेगा। तो ईरान की इसमें क्या स्टांस है जी इसका? ईरान का अपेरेंटली उसके अंदर उनकी, चूंकि उनके ऊपर अपने ऊपर ही एक इफ्तदाद आ पड़ी है कि वो उनके ऊपर ईयू के जो 3 मेंबर्स की तरफ से जो
उनके ऊपर अ, अ, जो न्यूक्लियर उनके ऊपर वो लगे हैं, तो उसकी सैंक्शंस। वजह से उनके ऊपर जो सैंक्शंस आई हैं, उससे तो वो अभी काफी ज्यादा मुश्किलात में आया है। लेकिन इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं किया गया उसको। इस प्रोसेस में बज़ाहिर उसको वहां पे ना इनवाइट किया गया, उन 6 ममालिक में शामिल थे। मेरी जो याददाश्त है उसके मुताबिक वो 6 ममालिक में शामिल नहीं थे। गो के वो शामिल हुए थे इसमें, कतर वाले गैदरिंग के अंदर शामिल हुए थे। और यूनाइटेड नेशंस में भी उन्होंने अपनी जो उनका बयान था वो उसके अंदर उन्होंने इस बात का अदा किया था कि उनके वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाना चाहते। मगर उनके लिए एक बहुत बड़ा ये मसला पैदा हो चुका है इस वक्त। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इस प्रोसेस के लिए जरूर उनसे बैक चैनल राब्ता तो किया गया होगा ईरान से, क्योंकि ईरान एक मैं मेजर प्लेयर है ये इस तसादम कयास में। ही किया जा सकता है, क्योंकि इसके बारे में कोई मेरी मेरी नज़र से कोई ऐसी खबर नहीं गुजरी। कयास ही किया जा सकता है कि इसमें दरमियान में जो लोग हैं जी। उन्होंने कोई किसी सालसी का किरदार अदा किया हो, उनको कॉन्फिडेंस में लिया हो या उनको तसल्ली दी हो। मगर अगर स्ट्रेटेजिकली आप देखें कि अगर ये इसराइल का और ये वाला मसला जो है ये मध्यम हो जाता है किसी हद पे, तो उस ट्रैक पे चल पड़ता है जहाँ पे जाके इसका सोल्यूशन नजर आएगा, तो इससे तमाम के तमाम जितने भी बड़े मसाइल इस वक्त हैं उनके ऊपर भी असर आएगा। जिस तरह रशिया जो यूक्रेन के अंदर भी इसके ऊपर असर आएगा। आपका इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि इसके बाद फिर दुनिया की तवज्जो और वाहिद सबसे बड़ा मसला जो है वो कश्मीर का सामने आएगा, जी। जिसके ऊपर भी उम्मीद रखी जाती है, उम्मीद की किरणें मौजूद हैं कि उसका भी कोई नतीजा खेज और कोई पुरअमन हल रीजनेबल निकलेगा। सोल्यूशन की जाने जी बढ़ ठीक। सकते हैं। ठीक है, एक सोल्यूशन सामने आएगा। मेरी कयास ईरान के बारे में इसलिए था क्योंकि इस तमाम लड़ाई में हमास के अलावा हिजबुल्लाह और यमन साइड पे जो प्रॉक्सीज इसमें शामिल थी, वो चूंकि ईरान बैक्ड हैं, तो आई एम श्योर कि उनके साथ भी इनडायरेक्टली कोई रब्ता किया गया होगा और उन्होंने कोई ना कोई नोट दी होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो इकट्ठे हुए हैं मुसलमान ममालिक, ये ईरान के लिए भी उसी तरीके से इनको बात करनी चाहिए, देखिए वेस्टर्न वो वर्ल्ड से और ईरान के अमेरिका लिए से, भी ताकि मेरा वहां मेरा पे भी देखें। ईरान तो हमारा फर्स्ट डोर नेबर है। और मैं हमेशा समझता हूँ जब यहाँ तनाव शुरू हुआ, उसके ऊपर हमले किए इसराइल ने और अमेरिका ने, तो अगर वहां पे न्यूक्लियर प्लांट हो और वो डिस्ट्रॉय हो, तो उसका नुकसान वहां पे इस तरह ही है जैसे पाकिस्तान के अंदर तक आएगा नुकसान। तो मेरा ख्याल है कि उनको भी रिजॉल्व कराने के लिए इनको इतनी ही शिद्दत से काम करना चाहिए। डॉक्टर साहब ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। मगर अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस चीज़ का बड़ा स्ट्रांगली अंदिया दिया है कि उनकी इम्कानात हैं कि उनकी बातचीत हो जाएगी इस मामले में। दूसरे मैंने ये देखा है कि जब ये इतने बड़े बड़े इकदाम हो जाते हैं, जैसे कि उसके ऊपर सैंक्शंस दोबारा लग गई, अमेरिका ने बगराम में आने की नवीद सुनाई हुई है, तो उसमें जब और उसके साथ साथ ये इसराइल का जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट अगर ये बनता है ईरान के लिए, या ईरान उसके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, तो दोनों तरफ इस चीज़ के अंदर थोड़ा सा तहमुल आएगा। उससे उसके इम्कानात सुलह के और किसी एक एग्रीमेंट की तरफ ज्यादा बढ़ेंगे। आपको जहन में रखना चाहिए कि अभी रिसेंटली नेतन्याहू साहब ने भी ऐलान किया था कि उन्होंने अमेरिका को पूरा बताया है कि इनके पास क्यों न्यूक्लियर कितना फ्यूल कितना कितना मौजूद ठीक। है ईरान के ठीक। पास। ठीक। उसके साथ साथ ईरान ने रूस के साथ 4 न्यूक्लियर प्लांट्स का एग्रीमेंट भी चंद दिन पहले तो तकमील एग्रीमेंट कंप्लीट किया है। तो ये तमाम इस तरफ की ठीक है। गमाजी कर रहे हैं कि कोई रास्ता निकल रहा है। ईरान ने भी आगे कोई रास्ता देखा हुआ है, क्योंकि वो भी इंडेफिनेटली इस तरह नहीं कंटिन्यू कर सकता। तो उम्मीद, ये अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। और पाकिस्तान का जो सालेह रोल के जो हम बार बार तय करते हैं और जिसके ऊपर तशक्कुर पाकिस्तान वाली भी बात होती है, तो वो उसके अंदर मैं यकीनन समझता हूँ कि पाकिस्तान का किरदार भी काबिल तहसीन रहा है। और उसने यकीनन सुलह सफाई की और इसमें ऐसी बात की होगी जिससे मुस्लिम ब्रदर मुल्क, हमसाय मुल्क को कम से कम नुकसान पहुंचे और कोई बेहतरी की जानिब सालसी का किरदार अदा कर सके। ठीक। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव जामे तरीके से
इसको, जो बड़ा लंबा चौड़ा एक ये मंसूबा जिसको आपने दरिया को खूजे में बंद किया, तो ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक लंबी चौड़ी एक 20 निकाती एक था, फॉर्मूला था जिसपे घंटों बहस हो सकती है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो आपकी बातों से मैंने अख्ज़ किया, जो देखा कि इस वक्त बेस्ट सोल्यूशन यही था। और चूंकि मुस्लिम ममालिक कुछ और कर नहीं कर सकते थे प्रैक्टिकली, तो समझे कि पोजीशन ऑफ वीकनेस से ये बेस्ट सोल्यूशन इनको मिल गया है, क्योंकि बाकी ममालिक इसमें कूदने को तैयार नहीं थे अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए जहनी तौर पे, और मेरा ख्याल है कि वो लॉजिस्टिकली भी तैयार नहीं है। तो दिस सोल्यूशन सीम्स टू बी द बेस्ट सोल्यूशन फॉर द टाइम बीइंग। और इससे ये भी एक हुआ है कि मुसलमान ममालिक जो हैं, अरब ममालिक और उससे बाहर निकल के, जैसे पाकिस्तान, इंडोनेशिया, टर्की, वो भी इकट्ठे बैठ के सोचना शुरू हो गए हैं और मसले का हल उन्होंने, अगरचे इसमें उनका एक दबाव भी था, क्योंकि सारों के इंटरेस्ट जो हैं वो तो मौजूद हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ। तो मेरा ख्याल है कि फिल वक्त ये एक अच्छा जिस पे अमल हो सकता है इस तरह का फॉर्मूला सामने आया है। सिर्फ अब देखना है कि हमास इसका क्या जवाब देता है। अगर वो जवाब पॉजिटिव देता है तो फौरी तौर पे सीज फायर हो जाएगा और अमन अमान हो जाएगा, और जो जो खून रेजी की, जुल्म बर्बरियत की कहानी है, वो यहाँ खत्म हो इसमें जाएगी। डॉक्टर साहब मैं एक एक ऐड करूंगा कि अभी ये कल ऐलान हुआ है या समझे आज ऐलान हुआ है, तो अच्छा। इसके ऊपर जो मजीद बहसें, मुबाहिसे, रिएक्शंस और जो इलाकाई रिएक्शंस और सियासी तौर पे जो रिएक्शंस हैं वो अभी आने बाकी हैं। और वो भी बड़ी इस चीज़ का बड़ा तयन करेंगे कि जो उनके सरबराहान जो इसके अंदर करेक्टर्स हैं या जो इसके अंदर एक्टर्स हैं, उनका फिर आगे से इसका किस तरफ रुझान होगा। और ये 20-21 पॉइंट जो हैं ये यकीनन ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि अभी जेर गौर आएंगे और इनमें से काफ़ी ज़्यादा निगोशिएशंस की नज़र हो जाएंगे। और इसमें बेसिकली होना तो ये चाहिए था कि जो ही इन्होंने अनाउंसमेंट की, तो अनकंडीशनल सीज फायर कर देना चाहिए था, ताकि ये जो बेगुनाह लोगों को कत्ल वारत हो रही है उसको रोका जाए। ये बहुत अहम था। दूसरी बात, जो लोगों में कहीं शुकूक व शुबहात हैं कि इसराइल को मंजूर किया जाएगा, वो भी ऐसी बात अभी कहीं सामने नहीं आ रही, ना ही टू स्टेट जो फार्मूला है उसके ऊपर कोई ऐसी बात हुई है। तो महल शकूक तो किए जा सकते हैं, कयास आराइयाँ की जा सकती हैं, लेकिन कत्लो गारत बंद करना इमीडिएटली ये पहला स्टेप था। तो मेरा ख्याल है उसकी तरफ एक बड़ा कदम उठाया गया है। बहुत जी शुक्रिया। बिल्कुल दुरुस्त। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।